प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने कल देखा था दूषी विष की चिकित्सा, तो हम दूषी विष बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने देखा उसको काफ़ी अच्छे से। ये सब आपने सब लक्षण देखे थे सुश्रुत के अकॉर्डिंग, फिर वाग्भट और चरक। आपको बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप सिर्फ एक ही पकड़ सकते हैं। सुश्रुत ने अगध के बारे में और विष के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल अगर मिलेगा तो सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो आपको जो भी एक भी याद रहे चलेगा, बाकी आप लिखेंगे तो ये परफेक्ट आंसर होगा, एक्चुअली आइडियल। इसलिए मैंने आपको सब बताया था। यहाँ पे अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, चरक संहिता। चरक ने स्किन डिसीज को बहुत प्रायोरिटी दी है और सुश्रुत ने तेन अर्दितो भिन्न पुरीश वर्णो विगंध वैरस मुख पिपासी मूर्छन वमन गदगद वाग विषण्णो भवे दूषित। ये याद रखिएगा। ये जो मैंने श्लोक कुछ बोले आप जितने मैक्सिमम याद कर सकते हैं, मैं शायद नहीं भी बोलूँ तो भी आपको याद करना है, और कम से कम खास मेन के ज़रूर याद करना है आपको। ये श्लोक सही रेफरेंस है और आपको याद कर रहने में भी आसानी होगी आपको। तो देखिए, कल हमने समझा था ये दूषी विष का उपद्रव, कल हमने देखा था। जैसे ये आपको याद रहना चाहिए। जोरे दाहे चाहिका या माना है शुक्र संक्षय सोफे अतिसारम मूर्छायाम हृद्रोगे जठरे पीछा उन्मादे वेप्थो चान्य स्वरूपद्रवा यथाश्रम तेषु कुर्वीत विषग्नावधि क्रियाम। फिर ठीक है, फिर साध्या हमने बोला था, अगर वो जल्दी आता पेशेंट तो उसको साध्यम आत्मवतः सद्यो मतलब जल्दी आया तो ठीक है, और 1 साल बाद तक उसका याप है थोड़ा कठिन, उसके बाद दूषी विष असाध्य में चला जाता है। और जनरली इसके बहुत सारे पेशेंट आज की डेट में मिल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। फिर भी ये प्रयास कर सकते हैं बराबर का देख कर ऐसा। चिकित्सा क्या मिल जाएगी? दूषी विषार्दम सुसुन्नम ऊर्ध्वम चादर शोधितम। देखिए, दूषी विष के रोगी की सुसुन्नम स्नेहन शोधन किया, और ऊर्ध्वम मतलब वमन, चाधस अध मतलब विरेचन, ये हमने शोधन किया। पायेत अगदम, फिर उसके बाद ये अगध नित्य मिमम, नित्य लेना है दूषी विषापहम, दूषी विषारी अगध को डेली लेना है, ये हमने बताया। लेकिन शोधन के बाद ज़्यादा प्रभावकारी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये दूषी विषारी अगध का डिटेल है। दूषी विषारी अगदम ये एग्ज़ाम में आता है, ये हालांकि मैं बाद में भी लूँगा। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, तो उसमें जैसे दशांग अगध है, दूषी विषारी अगध है, तो ये है, देखिए इंग्रेडिएंट्स ये हैं। दूषी विषारीम अगदम ले येन मधुना आप्लुतम। दूषी विषारी अगध को हम चाट सकते हैं, शहद के साथ मधु के साथ मिलाकर चाट सकते हैं, ठीक है। इसके कंटेंट देखिए, पिप्ल्यो पिपली, ध्यामकम, मानसी, रोधमेला, सुवर्चिका, कुटन्नतम, ठीक है ना, कुटन्नतम नट जो आपने देखा हो, नतम, कुष्ठम, यष्टि, चंदन, गैरिकम। दूषी विषारी नामनायम ना चान्यत्रापि वार्यते। ये रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर 35/38 से 39 तक। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप हूबहू यही लिख सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। वो अच्छी बात है, आप समझने के लिए देख लें। बाकी आप पिपली लिख सकते हैं, ध्यामक लिख सकते हैं, मानसी लिख सकते हैं, रोधमेला, सुवर्चिका, ठीक है ना, कुटन्नत, नत, कुष्ठ, यष्टि और चंदन और गैरिक, ये आपको लिखना है। अब आप चाहे ऐसे याद कर लें वैसे। कुल मिला के अपन ने इसका जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बनाया वो ये है। स्नेहन यहाँ लिखा नहीं है, स्वेदन, वमन, विरेचन और अगधपान। अगधपान स्पेशली दूषी विषारी अगध, दूसरी अगध नहीं। तो शुद्धा कल्प एंड इक्ष्वाकु कल्प आल्सो मेंशन्ड इन चरक संहिता फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दूषी विष। ये जैसे 2 अच्छे स्पेशल वो अपन देख लिए। शुद्धा कल्प और इक्ष्वाकु कल्प का भी जिक्र है, जैसे दूषी विषारी बताया किसने, अष्टांग हृदयकार ने बताया। तो ऐसा शुद्धा कल्प और इक्ष्वाकु कल्प का भी कहीं वर्णन मिलेगा। अब मॉडर्न व्यू में जाएंगे हम। ये मॉडर्न में क्या चीज़ है, ये आज की डेट में क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस दूषी विषय इज ए बायो एक्यूमुलेशन। एक्चुअली इसका बहुत लंबा है, मैंने बता दूं, इसके बहुत लंबी थ्योरी है। ये हम जब चैप्टर सब हो जाएंगे तब उसके बाद भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तब हम देख सकते हैं। अभी तो हम बेसिक जाने। तो ये इन जनरल हम जाने बायो एक्यूमुलेशन है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट है जो है बायो है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, उसी का शॉर्ट टर्म है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्चुअली एक्यूमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक आर्सेनिक, पेस्टिसाइड एंड अदर ऑर्गेनिक इज बायो एक्यूमुलेशन। देखिए, सिंपल सी बात है, हम डेली प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट और स्मेल के लिए कुछ जो यूज करते हैं एरोमेटिक, और बहुत सारे हम देखते हैं, ठीक है ना, पेस्टिसाइड, ये सब डेली हम ले तो रहे हैं, फूड आइटम कहीं ना कहीं से जा रहा है। तो हमारी बॉडी एक निश्चित लेवल तक ही उसको डाइजेस्ट कर पाती है, उसके बाद बॉडी नहीं कर सकती। तो जो नहीं कर सकती है वो बॉडी से निकलता भी नहीं।
इसका दुरुपक्रम चिकित्सा लघु होता है, सूक्ष्म होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये स्टे कर जाता है कहाँ पर, लीवर में, किडनी में, या जिस ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टे को ही हम कह रहे हैं बायोक्यूमुलेशन। मतलब डेली हम लेते हैं और न्यूट्रलाइज भी होता है लीवर के द्वारा, लेकिन सारा नहीं हो पाता, तो जो बचता है वो दूसरी विष में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे टेबल बायोक्यूमुलेशन क्या है, लेड है, लेड का कहाँ स्टोर, अभी मैं स्टोर की बात कर रहा था, देखिए लेड कहाँ स्टोर होगा, बोन में, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में एंड टीथ में। और इसके डिसऑर्डर्स क्या मिलेंगे, बोन एंड टीथ डिफॉर्मिटी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब दूसरी विषजन्य है, ये सब दूसरी विष है। लेड पॉइजनिंग भी दूसरी विष में आएगी, ठीक है। पेस्टिसाइड एडिपोज एंड अदर टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट होता है और क्या करेगा, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डैमेज टू डीएनए, इम्यून सिस्टम को भी गड़बड़ करता है पेस्टिसाइड, जो कि हम डेली लेते हैं, क्योंकि जो हम दाल चावल या जो भी ले रहे हैं ये सब पेस्टिसाइड्स के द्वारा ही बन के हमें मार्केट में मिल रहा है। नेक्स्ट है मरकरी, ये हम औषधि के रूप में लेते हैं, जब ज़्यादा लेंगे तो किडनी या ब्रेन में स्टोर होता है। इन्फ्लामेशन, मस्कुलर ट्रेमर्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड साइकिक इरिटेशन, ये सारे चीज़ें हमको मिलेंगी। ये सब दूषी विष है, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। दूषी विष मतलब एक कंडीशन है जो कि क्रोनिसिटी को दिखाती है, तो ये क्रोनिसिटी में ही आते हैं, ये एकदम वाले तो नहीं है क्रोनिसिटी वाले। आर्सेनिक अगर एकदम वाले होंगे तो ये खुद की पॉइजनिंग होगी, लेड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, लेकिन ये क्रोनिसिटी में सब दूसरी विष में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आर्सेनिक देखिए लीवर, लंग्स और स्प्लीन में स्टोरेज होता है और क्या करता है, अफेक्ट द बोन, टिश्यू, प्रोटीन एक्सेट्रा, इनको अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये मॉडर्न एस्पेक्ट है, ये मैंने बहुत ब्रीफली बताया है, ये सबको हम बाद में और देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विषा पिकिंग ऑफ सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट पीरियड, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक गर विषय और दूसरी विषा, गर से भी ज़्यादा अच्छा ये विषय है, क्योंकि हम डेली पॉइजन कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं और हम बात करते हैं कि हमें झुर्रियाँ आ रही हैं, कमजोरी आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, ये सब इसकी वजह से है। जब हम रूट कॉज को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ सही हो जाएगी। तो हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इसकी बहुत वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस वी कैन कंपेयर इट विद बायोक्यूमुलेशन। ये सिर्फ मॉडर्न वालों को दिखाने के लिए, हमारा कॉन्सेप्ट यूनिक है, पहले से आचार्य बता गए थे कितने हज़ारों साल पहले, और वो तो हम सामने वाले को बताने के लिए हम कह रहे हैं बायोक्यूमुलेशन। वो आज की लैंग्वेज को समझेंगे वो ऐसा इसलिए, ठीक है ना भाई। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हमारा। एडवर्स इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ऑल फ्रेमवर्क्स, इसमें हम पूरा देखेंगे एडवर्स इम्पैक्ट क्या है, हम सब देख चुके हैं हम। इम्यूनिटी अपग्रेड, प्रिवेंटिव व्यू पॉइंट, इसमें और कोरोना में एक चीज़ आपने देखी होगी, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हुई, ये दूसरी विष हावी हो जाएगा। इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, कोरोना वायरस हावी हो जाएगा। तो वो भी हम समझ सकते हैं, कोरोना भी जो है इस प्रकार का दूसरी विष जन्य है। अगर कोरोना जैसे तुरंत होगा तो तुरंत एक्यूट केस होता है, जैसे महीने भर से आपको कोरोना अटैक डेली आ रहा है, तो वो सब किसमें दूसरी विष के एज ए लक्षण दिखेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी जहाँ भी जरा भी इम्यूनिटी वीक हुई ये हावी हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर फिनिश हुआ है ना। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये 100% आता ही आता है। आज